एक पतला रास्ता बड़े बड़े बांस के झुरमुट के बीच से होते हुए गुजर रही थी, जहां बांस के पौधे ऊपर से मुड़ चुके थे। इस वक्त बांस के पौधों में बीज उग रहे थे और हर कीन के टिप पर हजारों छोटे बीज थे। ये बीज पकने के बाद गेहूं के बीज की तरह लगते हैं, लेकिन ये छोटे हैं और इनका वजन बांस के पौधे को झुकाने के लिए काफी था। समय के साथ ये सारे बीज गिरते जा रहे थे, जमीन और रास्ते को पूरी तरह से ढक देते हैं और वक्त के साथ ये बीज सड़ भी जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं इन बीजों की वजह से छोटे छोटे बांस के पौधे उगने लगते हैं। असल में ये बीज कारपेट की तरह काम करते हैं और इस पर चलने से कोई आवाज नहीं आती है। ऊपर हजारों पंछियां आवाज करती है। एक दिन एक अकेला आदमी जंगल के इसी रास्ते पर ध्यान से चल रहा था, पर उसने पैराकीट्स या वाइल्ड पिजन या फिर डोव जो बांस के बीज को खा रहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर आगे और कभी कभी दोनों साइड पर थी और घने बांस के झुरमुट को स्टडी करते हुए धीरे धीरे और कभी कभी रुककर आगे बढ़ता रहा। उसकी तेज और बेचैन आंखें घने ग्रोथ को देखने की कोशिश कर रही थी, ताकि पता चले कोई छुपा हुआ है या नहीं। उसके कान भी काफी अलर्ट थे। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली हाथी अचानक उस पर हमला न कर दे, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे जंगली हाथी थे। लेकिन उसके कान एक हत्यारे के आने की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जो पहले तो उसने महसूस किया और फिर देखा, हत्यारे ने कोई आवाज नहीं की। ये हत्यारा ना तो हार्मलेस था, ना ही वेजिटेरियन था। वह इस वक्त बहुत भूखा था और किसी मौत के पैगाम जैसा था। वह आदमी एक पुजारी था जो सालन डिस्ट्रिक्ट के एक जंगली ट्राइब का मेंबर था और जिस रास्ते से वह जा रहा था वह आयुल के गांव से लेकर मांझी के एक छोटे से गांव तक जाता था। यह रास्ता एक खाड़ी से होकर गुजरता था, जहां एक रॉकी स्ट्रीम भी थी। दोनों बार बार क्रॉस और पैरेलल हो रहे थे और पहाड़ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ थे। नैरो पाथ कभी विजिबल होता और कभी ऊंचे बैम्बूज के नीचे छुप जाते। छोटी स्पाइडर वेब्स जो ऑलमोस्ट इनविजिबल थी पुजारी के चेहरे पर लग जाती। उसने इन जाले को वापस से हटा दिया। पुजारी भले ही उस रास्ते से गुजर तो रहा था, पर उसने उन झाड़ियों में छुपे एक हत्यारे ब्लैक और रस्टी कोट वाले जानवर को नहीं देखा था, जो जमीन पर घात लगाए हुए बैठा था। उसने 2 बार दहाड़ सुनी, तभी उस हत्यारे बाघ ने हमला किया। पुजारी ने मुड़कर देखा और एक बड़ा जानवर खुले जबड़े के साथ उस पर टूट पड़ा। पुजारी सिर्फ एक बार चीखा, उसके बाद चीख नहीं पाया। पक्षी जो पल भर के लिए चुप थे फिर से चीखने लगे और रास्ते के किनारे से हड्डियों के टूटने की आवाज आई जब टाइगर अपना शिकार खाने लगा। दूर के पहाड़ी पर लंगूर खुशी से खेल रहे थे। चीख संकरी घाटी में गूंजने लगी। फिर लंगूर वॉचमैन ने बाघ की दहाड़ और इंसान की फ्यूटाइल चीख सुनी। उसे पता था टाइगर ने शिकार कर लिया था और उसने अलार्म कॉल दी। लंगूर खेलना बंद करके डर कर पेड़ पर चला गया, जबकि डियर और दूसरे जानवर भी आवाज सुन के वहां से भाग निकले। कुछ वक्त बीत गया और जंगल का लाइफ फिर से नॉर्मल हो गया। चिड़ियों ने कुछ सेकंड में ही हुई ट्रेजेडी को भुला दी। बंदर और दूसरे जानवर 1 घंटे में शांत हो गए और मांझी गांव के लोग उस पुजारी को कुछ महीने में भूल जाते अगर एक दूसरे पुजारी की 2 हफ्ते बाद और तीसरे पुजारी की 10 दिन बाद मौत ना होती। इन चीजों को भूलना मुश्किल था। उन्हें एक आदमखोर ने डराया था। ये लोग जंगल पर निर्भर रहते थे, जैसे लकड़ियां, हनी, इगुआना लिजर्ड, जड़ी बूटी और घास इत्यादि। उनके जीवन जंगल पर निर्भर थे और अब जंगल में एक खौफनाक टाइगर मौत बनकर घूम रहा था। कोई भी सेफ नहीं था, क्योंकि दूसरी और तीसरी शिकार एक 9 साल की लड़की और एक 14 साल की प्रेग्नेंट दुल्हन थी। पुजारी बायरा, जो मेरा पुराना दोस्त था, उसने मुझे मदद के लिए बुलाया। इससे पहले भी एक बार उसने मुझे बुलाया था। इस बार बायरा खुद मुझसे मिलने आया। मांझी से 10 मील चलकर आयुर और फिर दिनकानी कोटा और वहां से बैंगलोर बस से आया। मुझे जल्दी से इस जानवर को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वह ज्यादा स्मार्ट हो जाए। अगर गांव वाले उस पर गोली चलाने या मारने की कोशिश करेंगे तो वह डर जाएगा या घायल हो जाएगा और
ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। मुझे इस एरिया का अच्छा नॉलेज था। काफी सालों से मैं इस घने बैम्बू जंगल में घूमा हूँ, जो एक संकरी घाटी में है। दो ऊंचे पहाड़ियों के बीच और एक पतली सी जलधारा इन्हीं के किनारे चलती है। ये जलधारा आगे जाकर दक्षिण में एक जगह चिनार नदी में मिलती है, जिस जगह का नाम सोपति है। और ये हत्यारा बाग मांझी गांव के नॉर्थ और आयु ट्रैक के पास है, इसलिए इसे पकड़ना थोड़ा आसान होना चाहिए। मैंने अपना कैंप किट और एक हफ्ते का राशन, जिसमें आटा, रोटी, बटर, सब्जियां, चाय, कॉफी और शुगर थी, अपने कार स्टड ब्रेकर में रखा। फिर बायरा के साथ दानकानी कोटा और आयुर के लिए निकल गया। आयुर से हमें मांझी तक 10 मील चलना था। बायरा और मैं अपना लोड लेकर चले। डाउनहिल जाना आसान था, पर वापस आते टाइम पहाड़ी चढ़ना मुश्किल होगा। मैं पैक्ड फूड्स अवॉइड करता हूँ, फ्रेश और सिंपल खाना प्रेफर करता हूँ। इससे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने टेंट बायरा के सिर पर रखा, बेडरोल अपनी बैग पर और किट बैग के साथ राइफल खुद कैरी किया। बायरा बिना दिक्कत के आगे चल रहा था। घाटी गर्म और नम थी और मैं पसीने से भीग गया था। मेरा साथी आगे चल रहा था, इसलिए उस पर जंगली हाथी का ज्यादा खतरा था, लेकिन मैं टाइगर के ज्यादा खतरे में था, क्योंकि मैन ईटर्स हमेशा पीछे वाले व्यक्ति पर हमला करते हैं। हम दोनों काफी बोझ उठा रहे थे, इसलिए कुछ होता तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि सफर का अंत जल्दी हो और हम अपने भारी बोझ से छुटकारा पा सकें। एटलीस्ट हम पहुंच गए और मैंने राहत की सांस लेते हुए अपने सामान, राइफल के अलावा छोटे तालाब के पास गिरा दिया। पहली जरूरत थी चाय, बहुत सारी चाय। जल्दी से चाय पीकर जिंदगी फिर से सुहानी लगने लगी। तब तक बायरा के कुछ दोस्त, जो सब पुजारी थे, हमारे आसपास इकट्ठा हो गए। ये सब कमजोर पतले लग रहे थे, पर काफी मजबूत थे। सबने मुझे ग्रीट किया। फिर बायरा ने लंबी कहानी शुरू की कि कैसे वह बैंगलोर गए और अपने दोस्त यानी मुझे लेकर आया। मैंने कुछ लड़कों को आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने भेजा और एक आदमी को पानी भरने के लिए कहा। जरूरी काम पूरा करने के बाद मैंने रोस्टेड मीट, जैम और बटर लगाकर ब्रेड खाया और अपने साथियों से बाग के बारे में जो भी पता था मुझसे कहने के लिए कहा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली, सिर्फ वही बातें जो बायरा ने पहले बताई थी और उन्हें दोहराई। बायरा पिछले सुबह बैंगलोर गया था। उसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद, जब तालाब के पास कोई नहीं जाता मैन ईटर के डर से, पर 4 औरतें पानी लेने गई थी। उन्होंने एक दूसरे के पास रहकर खुद को सेफ रहने का सोचा। वापस आते वक्त सबसे बड़ी औरत ने जंगल के किनारे एक झाड़ी के नीचे हरकत देखी, जो 50 गज दूर था। ध्यान से देखने पर एक बहुत बड़ा टाइगर का सर उन्हें नजर आया, जो उन्हें भूख से घूर रहा था। चिल्लाते हुए उन्होंने पानी के बर्तन गिरा दिए और गांव की तरफ दौड़ने लगी। बाघ ने हमला नहीं किया और सब सुरक्षित वापस आ गई। उन 4 औरतों में से 2 आसपास बैठे ग्रुप में थी। एक ने बाघ के सिर को इतना बड़ा बताया, हाथों को 1 यार्ड की दूरी पर फैलाते हुए। दूसरी, जो सुंदर और हाजिर जवाबी थी, बोली कि वह इतना बड़ा था कि 4 औरतों पर और मुझे भी खा सकता था। उसके इस बयान पर हल्का मुस्कुराना हिंट था कि अगर टाइगर हमें खाता तो मैं अच्छी कंपनी में होता, बाघ के पेट में। ये खबर सुनकर मुझे और बायरा को तसल्ली हुई। पुराना शिकारी होने के नाते बायरा जानता था कि अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर कल शाम को बाघ यहाँ था तो आज भी आ सकता है। इस नए डेवलपमेंट ने मुझे तालाब के पास टेंट लगाने का प्लान को चेंज करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैंने कुछ आदमियों से अपना सामान को गांव से थोड़ा दूर ले जाने को कहा, जहां एक जंगली कटहल का पेड़ था। उसके छांव में मैंने टेंट लगाया और अपना सामान अंदर रख दिया। जो प्लान मेरे दिमाग में आया था उसमें टाइगर तालाब से कनेक्टेड था। अजीब बात थी कि ऐसी सिचुएशन 2 बार आदमखोर का इंतजार करते हुए फेस किया था मैंने। पहले कैंप पे कराई के एडवेंचर में भी मैंने पूरी रात एक कुएं के पास आदमखोर का इंतजार किया था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा, पर वह इंतजार बेकार था। शायद यह टाइगर, जो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, ज्यादा मददगार होगा। और मैं खुश था कि मेरा व्हाइट टेंट तालाब से नजर आ रहा है, जहां सालों पहले एक आदमखोर टेंट के ऑक्यूपेंट पर हमला करने की सोचता। यह नया मैन ईटर जरूर डर कर भाग जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए था और बायरा भी मुझसे सहमत था।
उस रात की इवेंट्स ने हमें गलत साबित किया। जब मायरा ने मेरा प्लान सुना तो उसने कहा कि यह बेवकूफी भरा प्लान है। टाइगर बिना किसी आवाज के हमला कर सकता है, वो पीछे से आ सकता है। मैं उस अंधेरे में कुछ सुन नहीं पाऊंगा और ना ही कुछ देख पाऊंगा, लेकिन मैक ईटर मुझे जरूर देख लेगा और मायरा मुझे कभी नहीं देख पाएगा। वैसे भी हो सकता है बाघ इस रास्ते से बिल्कुल भी ना आए। क्यों वो रात के अंधेरे में पानी के तालाब के आसपास मंडराएगा? जानवर अच्छे से जानता है कि लोग दिन के टाइम पानी भरते हैं, रात में नहीं। जब वो बोल रहा था उसकी नजरों से कि वो मुझे अपने प्लान से हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं सब जानता हूँ, मैंने चिड़चिड़ा होकर बोला, पर यही एक रास्ता है। मायरा और मेरे बीच अनबन हो गई। वह इस प्लान के खिलाफ था, वह चाहता था कि हम साथ रहे। मैंने भी रूडली उससे बात की और कहा अगर उसके पास कोई दूसरा प्लान है तो कल मुझे बताए, अगर तुम सुनने के लिए यहाँ रहो तब। उसने तीखी नजर से कहा, सनसेट से 1 घंटे पहले मैं तालाब के पास बबूल के पेड़ के पास अपनी जगह ले ली। जंगल की तरफ देखते हुए मन में आशा थी कि टाइगर जल्दी आए और सब कुछ अंधेरा होने से पहले खत्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मैक ईटर वहां नहीं आया। गांव के पुजारी कांटों के गुच्छे झोपड़ों के दरवाजे के पास रख रहे थे और फिर संभल कर अंदर चले गए। मैं सुन सकता था कि वे अपने दरवाजों के पीछे बड़े पत्थर से बैरिकेड कर रहे थे। इन लोगों को अपने ऊपर ज्यादा भरोसा था और ये साफ था कि उन्हें मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था कि मैं उन्हें उस आदमखोर टाइगर से बचा पाऊंगा जो अब उनकी जान को खतरा बना रहा था। सूरज पश्चिम के पहाड़ों के पीछे डूब गया। मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था तो मैं इस सनसेट की खूबसूरती को सिर्फ एक झलक ही देख पाया। स्काई पहले नारंगी, लाल, क्रिम्सन, येलो, वायलेट और पर्पल में बदल गया। एक पल बाद पूरा अंधेरा छा गया। जब मैं सनसेट देख रहा था मैं जंगल की आवाजें भी सुन रहा था जो मेरे कान को हमेशा सुकून देती है, खासकर दिन के आखिरी पहर और डाउन में। 2 लंगूर बंदरों के परिवार जो एक दूसरे के अपोजिट के पहाड़ों में थे और एक दूसरे को पुकार रहे थे। नर बंदरों ने डाल से डाल कूदते हुए चीखा और स्ट्रीम के पास दूसरे ग्रुप से खुशी भरी आवाज वापस आई। फिर खुशी की आवाजें अचानक डर और खतरे की आवाजों में बदल गई। जब दूर के मंकी वॉचमैन ने अलार्म कॉल दिया जो उसने शॉर्ट इंटरवल के साथ दोहराई, मेरे करीब वाला ग्रुप भी चुप हो गया और उनके वॉचमैन भी वार्निंग देने लगे, अपने दूर के साथी की आवाजों की जवाब देते हुए। दूर के पहरेदार की आवाज डर और चिंता से भरी हुई थी और इस तरफ के पहरेदार की आवाज सिर्फ ड्यूटी निभा रही थी। दोनों बंदरों की आवाज कम हो रही थी जब एक मोर नदी के पास अचानक डर के साथ चीख उठा। उसके साथ वाली मोरनी भी डरते हुए उड़ान भरी और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर एक मोर का नर्वस साउंड सुनाई दिया। मुझे पता था कि आदमखोर बाघ निकल चुका है। उसने जलधारा को क्रॉस किया और जंगली मुर्गे और मोर को डरा दिया। अब वो सीधे तालाब की तरफ और मेरी जगह की तरफ आ रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। क्या लंगूर वॉचमैन उसे देख पाएंगे? बंदर ऊंची जगह पर था और टाइगर अपनी मौजूदगी नहीं दिखाएगा। मेरा शक तब और हुआ जब मंकी डरते हुए चीख उठे। डर का सिग्नल इस बार मौत का सिग्नल था। उसने मैक ईटर को देखा था, वह मेरे करीब था। मैं टाइगर को देख या सुन नहीं पा रहा था। जंगल का कलर धीरे धीरे बदल रहा था, सब कुछ डार्क हो रहा था। आवाजों से ऐसा लग रहा था मौत मेरे बिल्कुल करीब आने वाली है। पूरा सन्नाटा मुझे डरा रहा था। तभी लंगूर चुप हो गए। सन्नाटा ऐसा पसरा जैसे मौत का देवता मेरे सामने खड़ा हो। क्या मैं मार पाऊंगा उस बात को? क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।